Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर लाइव। देश की सबसे बड़ी बहस, नंबर 1 डिबेट, और मैं हूं अमीश देवगन। सियासत की जिस दहलीज पर कर्नाटक खड़ा है और यह मुल्क खड़ा है, वहां सियासी नैतिकता का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है, क्योंकि जिस कांग्रेस को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया, सत्ता से पार का रास्ता दिखा दिया, वो तीसरे नंबर की पार्टी यानी जेडीएस के साथ मिलकर फिर सत्ता हथियाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी अपने साथ बहुमत का दावा कर रही है और सवाल पूछा जाना चाहिए कैसे। राजभवन के सामने परेड हो रही है, विधायकों को 100 करोड़ के ऑफर का आरोप तक लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात दिलचस्प है कि मायावती से लेकर वह पश्चिम बंगाल की ममता तक और केरल के पी विजयन तक बीजेपी का हर विरोधी कांग्रेस और जेडीएस के साथ आने पर जश्न मना रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये नेता बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं, या फिर ये 2019 का एक बड़ा ट्रेलर है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को रोकने के लिए फिर आजमाया जा रहा है हर दांव। कुछ हो जाए, मोदी नहीं आना चाहिए कर्नाटक के अंदर। क्या ये इसीलिए है? BJP leaders, if they start horse trading, then I have to protect my MLA's interest. Horse trading is not BJP's business. It is what Congress and JDS are famous for. They believe in breaking the political parties and form the government. They want to come to power from the back door. कर्नाटक में सियासी नाटक की कहानी समझने से पहले जरा देखिए सियासी बिसात पर कौन कहां खड़ा है, क्योंकि अब वक्त आखिरी दांव चलने का है और शहमात का सारा खेल इसी पर टिका है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन बहुमत से दूर है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी है। बहुमत के लिए 112 का आंकड़ा छूना है, जो अकेले किसी के बस में नहीं। बीजेपी जेडीएस साथ आ जाएं तो सरकार आराम से बन जाएगी, लेकिन दोनों के साथ आने की संभावना नहीं है। उधर जेडीएस और कांग्रेस एक दूसरे का हाथ थामकर सरकार बनाने की ताल ठोक रहे हैं। जेडीएस और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त और लालच देने का गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। Governor received both the parties client to form the government with a stable government. We have submitted sufficient number to convince the governor. देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आगे बैठे हुए सत्ता में हैं जो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। हालांकि 104 सीटों के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी कह रही है कि सरकार बनाने का पहला हक उसका है। पार्टी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा कल ही ठोक दिया था। I have just handed over that copy to the governor and I requested him as early as possible to allow me to take oath as Chief Minister of Karnataka. और अब कयास लगाया जा रहा है कर्नाटक में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण जल्द होने वाला है। हालांकि बीजेपी के लिए बहुमत हासिल करना आसान नहीं होगा। उधर ममता से लेकर मायावती और पी विजयन तक बीजेपी विरोधी तमाम नेता बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले तर्ज पर कांग्रेस जेडीएस के साथ आने पर गदगद हैं। तो सवाल है कि आखिर ये संकेत क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी को रोकने के लिए हर दांव।
विश्वास मांग रहा है उसे अपने पर ही विश्वास नहीं है, उसका अपनों पर ही विश्वास नहीं है। जब अपने पर विश्वास ना हो और अपनों पर भी विश्वास ना हो तो परायों के सहाय से वो अपने आप को विश्वास मत पारित कर लेगा। इस भ्रम में इस प्रकार की चर्चा चल रही है। तो आज प्रमोद महाजन की बाइट से हमने अंत करा और प्रमोद महाजन ने एक बात कही थी कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो विपक्ष में बैठती है। ये चाइना में जाकर हमने डेमोक्रेसी के बारे में समझाया, लेकिन आज विश्लेषण सुनिए उस सियासी स्वार्थ का जो एकजुटता को बहुत आगे लेके जा रहा है। कर्नाटक में नैतिकता वर्सेस सियासत का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जनता ने कांग्रेस को नकारा, सत्ता के लिए जेडीएस का बड़ा सहारा बैकडोर से ही सही। कर्नाटक के अंगने में मैं सवाल पूछता हूं, मायावती, ममता बनर्जी, पी विजयन का आखिरकार क्या काम है, क्या इनका इंटरेस्ट है? उसके बाद बीजेपी के अहित में अपना अहित देख रहे हैं तमाम मोदी विरोधी। क्या मोदी शाह के खौफ से एकजुट हो रहा है विपक्ष? क्या लग रहा है कि 2019 में ये जोड़ी सुपड़ा साफ कर दे कि इसलिए साथ हो जाए, आ जाए तो बच जाएंगे? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ तमाम धुरंधर हैं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की मीडिया कन्वीनर और कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ज्वाइन कर रही हैं। मेरे साथ सुधीन बुधोरिया साहब है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ यशवंत देशमुख है, राजनीतिक विश्लेषक, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। यशवंत, आपका भी स्वागत है। उसके अलावा मेरे साथ जेडीएस के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे, लेकिन बिना लाग लपेट के इस डिबेट को मैं ओपन आपसे करूंगा, संबित और प्रियंका। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कर्नाटक के अंदर, मुझे बताना बहुत जरूरी है। जो इस समय खबर कर्नाटक से निकल के आ रही है, कांग्रेस के लगभग 6 विधायकों का पता नहीं है। जो सूत्रों के वाले से खबर आ रही है, उनके सिग्नेचर नहीं है। सिर्फ 72 विधायकों का जेडीएस को समर्थन है। यानी ये 6 विधायक कहां जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। कुमारस्वामी बोले 116 विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन इसमें से 6 गायब हैं। और खबरें ये भी आ रही है कि जेडीएस के भी कुछ विधायक ऐसे हो सकते हैं। कर्नाटक में सियासी नाटक की ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कांग्रेस को कर्नाटक में क्या झटका लग रहा है? मैं प्रियंका चतुर्वेदी आपका रुख करता हूं। ये इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। 6 विधायकों के सिग्नेचर नहीं है। कहां है ये 6 विधायक? आपकी जानकारी में है क्या? हमारी जानकारी अनुसार झटका जिसको लग रहा है वो शायद टेलीविजन न्यूज़ एंकर्स हैं, जिनको ये झटका लगा हुआ है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला कर्नाटका में, और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पिछले समय से भी कम आया है। जब येदियुरप्पा जी पहले चुनाव लड़े थे तब भी 110 मिल गए थे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के आने के बावजूद 103 में सिमट कर रह गए। आपने 2 चीजों का चयन किया अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में। आपको जानकारी हमारे है? सारे विधायक हमारे आपको साथ कर्नाटक, हैं। आपका कर्नाटक खिसक गया, आपको झटका नहीं लगा है? नहीं, हमें नहीं लगा है। आपका नहीं, बिल्कुल नहीं लगा है। तो यानी कर्नाटक में हारना आपके लिए झटका नहीं है। अनदर ब्रेकिंग स्टोरी। सुनेंगे क्या हुआ? आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? आप क्यों इतने बौखलाए हुए हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं? मैडम, मैं क्यों घबराऊंगा? घबराहट आपके मन में होनी चाहिए। सरकार आपकी जा रही है। अरे जवाब तो देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं, जेडीएस के सारे विधायक जेडीएस के साथ। पर 6 विधायक गायब हैं। सिग्नेचर 72 विधायक के। मैडम सिग्नेचर 72 विधायक के हैं, 6 विधायक नहीं है। भाई साहब, पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते शायद मेरे पास ज्यादा ठोस वो होगा, खबर होगी। आपके सूत्रों के ज्यादा खबर, ठोस खबर मेरे बारे में मुझे नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं? दूसरी बात नहीं, क्योंकि मैं आप कुछ देर में नाम लेने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वो नाम भी आ रहे हैं जो 6 विधायक हैं। आप दावा कर रही है कि 78 के 78 विधायक आपके साथ हैं। प्रियंका, 78 के 78 विधायक आपके साथ हैं, 6 विधायक गायब नहीं है, क्योंकि 72 के साइन है। 72 के साइन है, 6 के साइन तक नहीं है। कागज है हमारे पास। शुरुआत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी डिबेट की शुरुआत करी ये कहकर कि बाकी सारी पार्टियां जश्न बना रही हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा काफी सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो मातम क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात आपने कही स्वार्थ। मैं आपसे 2-3 चीजें आपके एग्जाम्पल्स रखना चाहती हूँ। मणिपुर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनी थी और सरकार किसने बनाई थी? उसको आप स्वार्थ कहेंगे या आप एक राजनीतिक चाणक्य होने के नाते अमित शाह को जो आपने बधाई दी थी? गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर साहब न्योता तक नहीं देते हैं, 2nd, 3rd और 4th मिलकर सरकार बना लेते हैं।
आप वो अमित शाह के चाणक्य नीति बताएंगे या स्वार्थ बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपने मेघालय में कॉन्राड संगमा कहते हैं, मेघालय में कॉन्राड संगमा कहते हैं, गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में आपने सरकार बनाने का क्लेम किया था। नहीं, जनता को सच बताइए, गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया था? अगर किया था तो मैं आप संबित पात्रा और उसकी पार्टी को बुरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा अगर आपने गोवा में क्लेम किया था, मणिपुर में क्लेम किया था, मेघालय में क्लेम किया था। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस का क्लेम था इन तीनों राज्यों के अंदर? सच्चाई बोलेगा, क्योंकि दस्तावेज मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप इसको चाणक्य नीति मानेंगे? आप इसको मैं चाणक्य नीति किसी को नहीं मानता, मैं सवाल दो टूक रखता हूँ। आपने गोवा में क्लेम किया था या नहीं किया था? गोवा में प्रियंका आपने गोवा में क्लेम किया था नहीं किया था? हमने गोवा में क्लेम किया था। कब किया था साहिबा से पूछिए, कब किया था क्लेम? बताइए ना कब किया था क्लेम। और मैं आपको पूछ रही हूँ, मैंने किया, हमने किया था, हमारी पार्टी ने बकायदा किया था। क्यों सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता नहीं मिला था? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आधार से जाएंगे, हम आज की भारतीय जनता पार्टी के डिबेट के हिसाब से जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि अपना दायित्व समझ के मेघालय के राज्यपाल ने, मणिपुर के राज्यपाल ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता क्यों नहीं दिया? संबित पात्रा, क्या आप 100 करोड़ रुपए देकर गवर्नर का इस्तेमाल कर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, जो कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है, जो जेडीएस आप पे आरोप लगा रही है, या फिर ये सिर्फ सब कुछ मोदी को रोकने के लिए है? अमीश भाई, जहां तक 100 करोड़ का विषय है, मैं मानता हूं कि क्या ये कांग्रेस के लोग और ये जेडीएस के लोग बिकाऊ हैं? क्या ये मंडी में बैठे हुए हैं जो हम जाके इनको खरीद के ले आए? अगर ये बोलेंगे कि हम बिकाऊ हैं, हाँ हम मंडी में बैठे हुए हैं, तो मैं इस 100 करोड़ का जवाब दूंगा। अब मेरी बहन प्रियंका ने गोवा के विषय में बहुत जोर से कुछ कहा था। अरे आपके बीच तो मैं बोला नहीं था, खरीदने की कोशिश करते हैं। बिकाऊ तो है नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस बिकाऊ नहीं है भैया। परेशान क्यों हो रही है? जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। अरे भैया क्यों परेशान हो रही है? मैं तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस वाले बिकाऊ नहीं है। इतिहास जो आप लोग रचने जा रहे हैं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देश की जनता, चलिए इन्हीं को रैली करने देते हैं, आखिर इनकी बड़ी जीत हुई है कर्नाटक में, इतनी बड़ी जीत। प्रजातंत्र का हनन होते हुए देखती हूँ, संविधान का हनन होते हुए देखती हूँ, और मैं देखती हूँ किस तरीके से ताल ठोकी जा रही है चाणक्य नीति को लेकर, तो मुझे तकलीफ होती है। और मैं मेरी बहन चाणक्य नीति पूछना चाहूंगी सर, जो आपने प्रियंका, देखिए मैंने आपको काफी टाइम दिया। प्रियंका, आप संबित पात्रा को 50 सेकंड देखिए अपनी बात रखने के लिए। नहीं प्रियंका, मैंने आपको 6-7 मिनट दिए। प्रियंका नॉट फेयर। 100 करोड़ लोगों मेरे साथ यहाँ यशवंत भी हैं, सुधीन भदौरिया भी हैं। काम किया है, इनका चिल्ला चोट बंद हो गया हो तो मैं बात कर सकता हूँ। आप लोगों के ईमान पर खरीदने बेचने का काम जिनकी ठीक है, सवाल पूछ लिया, आपने भी सवाल पूछ लिया, मैंने भी सवाल पूछ लिया। लेट मी रिप्लाई नाउ। ओके, ऑडियो नाउ, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। भाई बात कर, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड नाउ, 40 सेकंड्स। देखिए, गोवा के लिए मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और खास करके मीडिया कन्वीनरों को पढ़ के आना चाहिए। नहीं पढ़ के आए हैं तो मैं रेफरेंस मटेरियल देता हूं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा है जिसका नाम है गोवा व्हेन सुप्रीम कोर्ट बैक द गवर्नर्स डिस्क्रिशन। उसमें पूरा हवाला दिया गया है क्या हुआ। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी 3 जज के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर पता है मुझे सर, वो 2017 में जो जजमेंट आया था गोवा केस पे। नहीं सर, आपको बिल्कुल पता है, मगर दर्शकों को पता होना चाहिए। दर्शकों में बहुत लोग जानना चाहेंगे, मैं बता देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा कोर्ट में कहा कि सिंस देयर वाज नो प्री पोल अलायंस, द गवर्नर शुड हैव फर्स्ट आस्क्ड द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इफ इट वाज इन पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा द गवर्नमेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड द कांग्रेस हैड नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स नंबर बिफोर द गवर्नर। अरे भैया याद है ना आपको अमीश भाई कि उस समय दिग्विजय सिंह जाके सनबेदिंग कर रहे थे, बीच में स्नान कर रहे थे, मतलब वो स्विमिंग कर रहे थे, और गवर्नर के पास क्लेम स्टेक करने के लिए नहीं वो रिप्लाई क्या करेंगे भैया? स्टेट क्लेम ही करने नहीं गए थे और क्या फोन आता, हेलो हेलो आओ सरकार बनाओ। कमाल की बात है, प्रिपरेशन करके आती नहीं है इनके प्रवक्ता। आपने 113 का समर्थन दे दिया है राज्यपाल को कर्नाटका में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमने तो बकायदा दिया है। आपने दे दिया है क्या 116 का? प्रियंका जी पढ़ाई करके आइए। हमने आपने 112 का, 116 का, 110 का दे दिया है। दिखाइए कहाँ दिया है। क्या आपकी सिर्फ पढ़ाई चुटकुले मारने की है टेलीविजन चैनलों पर आकर? प्रियंका जी चलिए आपका आज आप जीके टेस्ट लेते हैं। हम इस तरीके से बोमाई जजमेंट क्या कहता है बताइए। बोमाई जजमेंट क्या कहता है बताइए। अभी जीके टेस्ट होगा प्रियंका जी का। बोमाई जजमेंट में कितने जज थे?
कितने तो जज मैं थे आपसे मुंबई पूछना जजमेंट चाहती में? हूँ, 9 क्या जज कह थे। रहे हैं क्या कहा कि 9 अरुण जजों ने? जेटली आपने गलत पढ़ा है? नहीं होगा तो अपने क्या बॉस सुप्रीम रणदीप कोर्ट गलत सुरजेवाला जी का है? ट्वीट तो पढ़ के मैंने आइए। तो आपका ये रणदीप statement पूछ रही सुरजेवाला हूँ। जी का ट्वीट क्या है। आज- क्या कहा आज रणदीप क्या सुरजेवाला अरुण ने? जेटली रणदीप गलत है? सुरजेवाला ने कहा आप लोग तो एसआर सरकार बोम्मई बनाए केस बैठे हैं। क्लियरली आपने तो डिसाइडेड द सरकार सिंगल इसी लार्जेस्ट आधार पे पार्टी बनाई हैज है कि आप टू opposition फॉर्म के द आगे गवर्नमेंट। हैं। हमारे अरे पास 118 प्रियंका के आगे बहन है। पढ़ के आया करो। 118 अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल अभी ऑडियो जी के सुधीन टेस्ट भदौरिया एंड यशवंत देशमुख। Okay, Sudhin Bhadoria. Okay, Priyanka, please hold on. You made your point. Samit, please hold on. You made your point. I have given you enough time now. Okay, Priyanka, you have got enough time. Sudhin Bhadoria on screen, no one else. Sudhin जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मायावती, ममता बनर्जी और पी विजयन का कर्नाटक के अंगने में काम क्या है? जवाब दीजिए ना इस बात का। सिर्फ मोदी विरोध के चलते ये सब कुछ हो रहा है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप जैसा पत्रकार भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र पर अगर हमला हो तो एक नागरिक को भी खड़े होना चाहिए। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, हमारा एक विधायक जीता है वहां पर। हमारे मेरी बात मिला नहीं आपने ये प्रश्न 40 सेकंड इनको 40 सेकंड नहीं, इनको 4 सेकंड भी नहीं मिलना चाहिए। ये लोग जिस प्रकार के डेमोक्रेसी की हत्या करने में लगे हैं, ममता बनर्जी उतर के आ गई है, पी विजयन जी का क्या काम है, और ऊपर से मायावती उतर के आ गई है। अरे भैया, कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, आप सब कहे तुम भाग जाओगे तो तुम 2019 के बाद न मोदी होंगे और न तुम होगे। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, इनके चैनल पर न मोदी होंगे और न तुम होगे। मैं इस दावे के साथ कहता हूं 2019 के बाद। 2019 की खींच है, ये 2014 की क्यों कर रहे हो? और ये लोकतंत्र की हत्या को इस देश की जनता नहीं बर्दाश्त तो करेगी। ये जो ममता बनर्जी पंचायत राज इलेक्शन में कर रही थी, वो तो क्या लोकतंत्र का पोषण कर रही थी? लोकतंत्र का पोषण ममता बनर्जी का नाम लेके गोली मार के तुमने बैलेट पेपर में आग लगा के खरीद फरोख्त अरे की है, भैया, आप सुन लीजिए कान खोल के, कितना भी नाटक कर लीजिए, आप लोग 19 में नहीं आने वाले हैं। ये आप लोगों की जो सत्ता की भूख है ना, कि पैसा मारेंगे, किसी भी कीमत पे सत्ता में रहेंगे, फॉरेन में छुट्टी मनाने जाएंगे, ये सब समाप्त हो गया। पुल टूट रहा है, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, 19 में कुछ नहीं होने वाला है। मोदी भाग रहे हैं कि आंख लगाए हुए हैं बाइनोकुलर लगा रखा है बाइनोकुलर से नहीं, पुल की भी राजनीति करनी है आपको, पुल पे भी राजनीति करनी है। लोग मर रहे हैं बनारस और क्या देखना है? आप ये बताइए, ममता बनर्जी का कर्नाटका में क्या काम है? क्या काम है कर्नाटका में ममता बनर्जी का? पिनराई विजयन का क्या काम है? केरला में हमारे लोगों को गोली मार रहे हैं, हमारी लोगों की हत्या करवा रहे हैं, और कर्नाटका में चले हैं चुनाव इन्फ्लुएंस करने के लिए। राहुल गांधी से ना हो पाएगा, राहुल गांधी से ना हो पाएगा, इसलिए उसको बचाने की कोशिश मत करिए। बैठा लो, कुछ नहीं मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। 2019 का तुम्हारा मामला गया, ठीक है, मतलब निशाना 2019 से और कुछ नहीं है। क्या ये माना जाए जो आज हमारी डिबेट की लाइन है, मोदी को रोकने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है? यशवंत देशमुख, क्या ये जायज है? जायज़ भी है और नाजायज़ भी है, दोनों चीज़ें हैं। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा अगर आप ब्रेक से आएंगे, क्योंकि मैं अनइंटरप्टेड 3 बातें तीनों अपने बिल्कुल आप रखिएगा, ब्रेक के बाद रखिएगा। यशवंत देशमुख जॉइंस मी, वेटरन पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड सीजन्ड सेफोलॉजिस्ट। आज हम आपको हर पक्ष की जानकारी देंगे। क्या बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? क्या कांग्रेस सत्ता में बैकडोर से आ रही है? और क्या इसके मायने हैं? क्या मोदी को रोकने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है? कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी नहीं आना चाहिए, क्या वही दांव है ये? इसीलिए पी विजयन, ममता बनर्जी और मायावती की एंट्री है। ब्रेक के बाद इसी पर वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो, आर पार, देश का नंबर 1 डिबेट शो। मेरे साथ कांग्रेस की वेटरन स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन और नेता संबित पात्रा है, मेरे साथ सुधीन भदौरिया है, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जाने माने सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख है। देशमुख साहब, सबसे पहले तो माफी, मैं आपके पास पहले दौर में नहीं आ पाया, काफी हंगामा हो गया डिबेट के अंदर, लेकिन इस दौर में मैं आपके पास आता हूं, आप आदि हैं टेलीविजन स्टूडियोज के। बड़ा सीधा सवाल है मेरा, मेरे सामने 3 जजमेंट है, बोबई जजमेंट 1994, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन 1987 और एससी की जजमेंट गोवा केस के ऊपर 2017 की जो लेटेस्ट है। सरकारिया कमीशन 1987 में कहता है कि एन अलायंस ऑफ पार्टीज दैट वाज formed prior to the election should be invited first, followed by the single largest party staking a claim to form the government.
विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स। अगर बीएस येदियुरप्पा को बुलाते हैं तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन 1987 को फॉलो करते हैं वजूभाई वाला। मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि मेरे तीनों ही मित्र हैं जो सामने पैनल पे अलग अलग बैठे हुए हैं, तीनों को मैं बहुत इज्जत करता हूं और अब मैं एक सेफोलॉजिस्ट के नज़रिए से भी और एक नागरिक के नज़रिए से भी अपनी बात कहना चाहूँगा। संबित से शुरू करूँगा मैं पहले। संबित भाई, देयर इज़ ऑलवेज अ लीगल वे एंड देयर इज़ ऑलवेज अ मॉरल वे। लीगैलिटी की बात सही है आपकी कि जो बम्बई निर्णय में जो हुआ उसके हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए, ये लीगल बात है, इसमें कोई मैं दो राय नहीं दूंगा आपको। लेकिन आप भी जानते हैं कि गोवा में जो हुआ उसमें एक टेक्निकल बात को कह के कि कांग्रेस ने स्टेक क्लेम नहीं किया, क्लेम ये डिस्प्यूटेबल है, प्रियंका कह रही किया, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। मेरा केवल ये कहना है चीफ मिनिस्टर तक आपका गोवा में हार गया था, 13 आदमी कुल जमा जीत के आए थे। मॉरल स्टैंडिंग ये होती है कि हम चुनाव हार गए हैं, हम गवर्नर को ये बोलें कि हम विपक्ष में बैठेंगे, अगर सरकार नहीं बनी तो तब हम कोशिश करेंगे या हम जनता के पास में दोबारा मैंडेट लेने जाएंगे। मॉरल पोजीशनिंग वो होती है, मैं लीगैलिटीज में नहीं जाना चाहता हूं। गोवा में जो हुआ व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि वो गलत था। जो अरुणाचल में हुआ व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं वो गलत था। उसके पहले जो उत्तराखंड में ट्राई किया गया वो व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं वो गलत था। ये आप पूरी तरह से असहमत हो सकते हैं, राजनीति में है, मैं इसमें कोई वो नहीं करना चाहूँगा। ये तीन बात कहने के बाद में अब मैं प्रियंका अपनी बात कहूँगा जो दूसरी बात है। मतलब आई होप कि मैंने वो बातें कह दी जो कि मुझे पहले कह देनी चाहिए, इसके पहले कि मेरी बात के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। जहाँ तक गलत था, जो गलत था वो गलत हुआ। उस गलती की आड़ में या उस गलती को आगे रख करके दोबारा गलत होता रहे, ये बात मुझे हजम नहीं होती। ये बात सही है कि कांग्रेस और जेडीएस के पास में नंबर हैं, बीजेपी के पास में नंबर नहीं है। ये बात भी सही है कि आज अगर चाहें वो अपनी चिट्ठियां देख करके या परेड करा करके अगर चाहें तो वो बुला सकते हैं। अगर चिट्ठियां प्रोड्यूस नहीं हुई हैं, नंबर प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो गवर्नर को इस बात के लिए बाध्य शायद नहीं किया जा सकता कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इन्वाइट करे। ये बाध्य नहीं किया जा सकता, ये बात मैं कह रहा हूं। और एक बात मैं सुदीन भदौरिया जी को कहना चाहूंगा, अगर वो हैं वहां पे, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कि इस पूरे चक्र में केवल आपको ये 3 घटनाएं याद आ रही हैं सुरेंद्र भाई, जिस समय बीजेपी ने दुरुपयोग किया है। 50 साल से इस देश में लोकतंत्र के साथ में गवर्नर्स के जरिए कितनी बार किसकी किसकी कहां सरकारें गिराई गईं, और क्या उसके इतिहास भूगोल के ऊपर कभी कोई आत्मा कल्पेगी या बोला जाएगा? या इस समय केवल एक व्यक्ति को नीचे लाना है और 2019 के इक्वेशन सामने है, केवल इतनी वक्री, इतने छोटे से एम के कारण पुरानी चीजें बिल्कुल एक तरफ होंगी और नई चीजें। रमेश भंडारी का इंसिडेंट सबको याद है, कांग्रेस का शासन था। मैं डिटेल में जाऊंगा। क्या कुछ हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी धरने पे बैठ गए थे। मैंने तीनों ही अपने मित्रों को, जगदम्बिका पाल को सीएम बना दिया गया। मैंने तीनों दोस्तों को अपनी ओर से बहुत ही दिल से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने संबित से शुरुआत करी, संबित काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित, मेक योर पॉइंट। कांग्रेस के खिलाफ भी जेल में रहे। अरे देशमुख जी, हम तो उस समय भी 19 महीने, बिल्कुल सर, उस समय भी जेल में रहे, इमरजेंसी लगी थी। भदौरिया साहब, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जिस संविधान की रक्षा के लिए, भदौरिया साहब, जिस संविधान की रक्षा के लिए आप जेल गए, संवैधानिक प्रश्न जब होगा तो संविधान के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। मैं अब सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, यू मेक योर पॉइंट नाउ, व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, भी खिलाफ खड़े थे हम इनके। ठीक है संबित पात्रा, योर 50 सेकंड्स। देखिए, मैं यशवंत भाई को सुन रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं है, यशवंत भाई हम सबके मित्र हैं। और यशवंत भाई का एक आज ट्वीट भी या फेसबुक का पोस्ट भी पढ़ रहा था जिसमें 1996 में गुजरात में वजूभाई वाला जो कि अभी गवर्नर हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने और देवेगौड़ा ने किस प्रकार का बर्ताव किया था। एक सरकार, जो सरकार चल रही थी बीजेपी को, उसको किस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा कहने के कारण बर्खास्त करा के, पार्टी को ध्वंस करा के, पार्टी को 2 टुकड़ी में बांट करके किस प्रकार कांग्रेस ने अपने वजूद को स्थापित करने का प्रयास किया था। आज सुबह ही मैं यशवंत जी के इस ट्वीट को पढ़ रहा था। बिल्कुल सही कहा, अगर लोकतंत्र को हनन और हत्या करने का काम
दशकों से कोई कर रहा है और कांग्रेस पार्टी ही करते आ रही है। देखिए पैराग्राफ नंबर 5 गोवा के जजमेंट में पैराग्राफ नंबर 5 पढ़िए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कि कांग्रेस की सरकार 3 दिनों तक अप्रोच नहीं किया था उन्होंने गवर्नर को, और फटकार भी लगाई है अभिषेक मनु सिंघवी को। अब मैं विषय पे आता हूं। अभी चंद मिनटों पहले जब आपने बीएसपी के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि 2019 में मोदी नजर नहीं आएगा और ये संबित पात्रा भी नजर कहीं नहीं आएगा, घर से निकल नहीं पाएगा, सड़क पे नजर नहीं आएगा। क्यों? आप मार देंगे हमें? क्या करेंगे हमें? जनता हमें अगर वोट दे के भेज रही है तो सड़क पे नजर नहीं आएगा। आज गुलाम नबी आजाद बोल रहे थे कि खूनो खराबा हो जाएगा। नहीं, आज गुलाम नबी आजाद कह रहे थे खूनो खराबी हो जाएगा, सड़क पे खून बह जाएगा अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ खून खराबा करेंगे? ये धमकी देंगे आप हमें कि हम सड़क पे? क्या जवाब देंगी भैया आप? क्या जवाब देंगी? अरे मोदी आपको हर राज्य में हरा रहे हैं तो आप कहेंगे कि खून खराबा हो जाएगा? आप नहीं, गौ रक्षक कहाँ से आ गया भैया? नहीं, आप लोग ये गौ रक्षक कहाँ से बीच में ले आते हैं? सुन लीजिए, कर्नाटका की जनता ने आप लोगों को हराया है और एक एक राज्य में आप लोग हारते जा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की राजनीति बंद कर दीजिए, ये बौखलाहट की राजनीति बंद करिए और जमीन पे उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना सीखिए। लोकतांत्रिक तरीके से। प्रियंका चतुर्वेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके मिस्टर भदौरिया, माय हम्बल रिक्वेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं संबित पात्रा जी। प्रियंका, मेरा सवाल बहुत छोटा है। प्रियंका, क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, जो बार बार ये कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हार की खींच कांग्रेस उतार रही है? व्हाट इज दैट प्रियंका? हार की खींच उतार रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस तरीके से हम हारे हैं। सीट हम नहीं कन्वर्ट कर पाए। अगर वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो हमारे वोट शेयर 2013 से बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। दूसरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। अभी मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रही थी, मैं यशवंत जी की बात सुन रही थी। मुझे बहुत खुशी होती है कि यशवंत देशमुख जी भी कांग्रेस पार्टी का ही दायित्व मानते हैं कि संविधान अगर कोई संभाल सकता है, डेमोक्रेसी को कोई संभाल सकता है, और जो नैतिकता का जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी की है। पर मैं यशवंत देशमुख जी को बताना चाहूं, रूल्स ऑफ द गेम सर चेंज्ड इन 2014। Either you live up to the changed rules of the game or you take a natural banwas from politics. That is the rule of the game and you will have to perhaps हमें अपने आप को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको बकायदा भारतीय जनता पार्टी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया है। दूसरी बात, मैं किस रूल की आप बात कर रही है? किस गेम की बात कर रही है? मैं आपको बता दूं, किस रूल और गेम की आप बात कर रही है? रमेश भंडारी जब गवर्नर थे तो रूल किसका था और गेम किसकी थी? एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आता है। 1996 में जब सरकारें गिरी थी तो गेम किसकी थी और रूल किसका था? मुझे लगता है कि अमीश जी मैं जवाब सत्य करके नहीं बोलना चाहिए। अरे तीन लोग को नहीं बोल सकते नहीं बोलना चाहिए। मुझे सबको जवाब देने का मौका दीजिए। अमीश जी आप क्यों उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं? मैं किसी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा मैडम, मैं दोनों के बिहाफ पे बोल रहा हूं। मैं देश की जनता के बिहाफ पे बोल रहा हूं। आप हमें बोल रहे हैं कि हमने डेमोक्रेसी का पालन नहीं किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार किया। आप रमेश भंडारी का एग्जाम्पल लाएंगे, आप बहुत सारे बूटा सिंह का एग्जाम्पल लाएंगे, आप सब लाएंगे और बकायदा एग्जाम्पल लाएंगे। पर आप ये भी समझिए कि प्रजातंत्र ने उससे सीखी है और कोशिश ये की है कि फिर से वही काम ना हो, और शायद कहीं ना कहीं एक 2 सीट की पार्टी को 282 तक लाने में कहीं ना कहीं गलतियां हमसे भी रही होंगी। पर मैं ये पूछना चाहती हूं, आज अगर हमने प्रजातंत्र का हनन किया होता, अगर हमने संविधान को दरकिनार किया होता, तो ये 2 सीट वाली पार्टी 272 तक नहीं पहुंच जाती। आज हमने उसको सम्मान दिया है। आज जनता की जो राय है सरकार बनने दिया है, चलने का मौका दिया है। कांग्रेस का एहसान है आपको 282 तक पहुंचाने के लिए। चेंज की है, ये लोकतंत्र का एहसान है। कांग्रेस क्लेम ये कर रही है। जवाब उत्तराखंड रहा हो, मणिपुर रहा हो, मेघालय रहा हो, अभी हाल ही में ये जो कर्नाटक में करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस। मैं जवाब देता हूं। 30 सेकंड है, फिर सुदीन भदौरिया का टर्न है। देखिए, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षक केवल कांग्रेस हो सकती है और इनके अहंकार को देखिए। इन्होंने कहा हमने इन दो पार्टी वाले लोगों को सरकार में आने को इजाजत दी। ये ब्रह्मा हैं, ये विष्णु है या महेश हैं?
जो इन्होंने अलाउ कर दिया आने के लिए। मतलब लोकतंत्र को क्या आप फूटी कौड़ी समझते हैं कि आपने अलाउ कर दी और गांधी परिवार, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और राजीव गांधी ने अलाउ कर दी? नहीं, इस तरह हंसने का काम, रेणुका चौधरी की तरह हंसने का काम बंद कर दीजिए प्रियंका जी। ये रेणुका चौधरी की तरह हंसना बंद कर दीजिए। नहीं, आप रेणुका चौधरी की तरह हंसना बंद कर दीजिए। ये जो एरोगेंस आपका है ना, ये जो आपका एरोगेंस है ना कि हमने अलाउ किया 2 से आपको 282 तक आने के लिए, ये आप रेणुका चौधरी की तरह हंसना बंद कर दीजिए। बीच में पढ़े लिखे तथ्यों पे डिबेट करिए। आप हा बीच में हंस के अहंकार मत दिखाइए भारत के लोगों के प्रति। हंस सकती हूँ क्या आप मुझे सर्टिफिकेट? ठीक है, बिल्कुल हंसिए, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, मैं तो रेणुका जी को बड़ा सम्मान से कह रहा हूँ। अरे देखिए, क्यों, मैं तो रेणुका जी का नाम बड़े सम्मान से ले रहा था। आप क्यों नाराज हो जाती है रेणुका जी के नाम से? मैं तो रेणुका जी का नाम बड़ा सम्मान से ले रहा था, आप क्यों नाराज हो रही है रेणुका जी की हंसी से? देखिए, मैं आपत्ति इस बात का करता हूँ कि इनके अहंकार को देखिए। इन्होंने क्या कहा कि हमने अलाउ किया। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मार दिया, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी, और आप बोल रहे हैं कि हम आपको आने दिया? हमने आपको, अरे इमरजेंसी कोई आगे नहीं आ सकते। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। नहीं, आप पहले माफी मांगिए। संबित होल्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट टुनाइट। कुंवर दानिश अली, आपके नेता कुमारस्वामी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया, 100 करोड़ दिए जा रहे हैं हमारे विधायकों को। टेप है, रिकॉर्डिंग है, क्या है? इतना बड़ा आरोप इस देश की इतनी बड़ी पार्टी के ऊपर, तथ्य क्या है इसके पीछे? हवाई बातें ना हो। वो जिस इतनी बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो पार्टी ये काम कर्नाटक में कर चुकी है 2008 से 2013 के बीच में, जब ऑपरेशन कमला चलाया था ना, ऑपरेशन लोटस, तो यही काम किया था। जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को रिजाइन करा करके जो है बीजेपी ज्वाइन कराई थी, मंत्री बनाया था, पैसे दिए थे। उसमें से कई ऐसे विधायक लौट करके वापस कांग्रेस और जेडीएस में हैं अब। तो ये कोई नया काम नहीं करने जा रही भारतीय जनता पार्टी। हाँ सर, चाल एक बारी बीजेपी ने आपकी बल्ले भी कराई थी, एक बारी बीजेपी ने आपकी बल्ले भी कराई थी जब आपकी कम सीटें थी और आपका मुख्यमंत्री बन गया था, आपकी बल्ले भी कराई थी। तो तब कितने करोड़ की डील हुई थी, ये भी पटल पे रख दीजिए। आज जब आपकी बल्ले हुई थी कुंवर दानिश अली, आपको अमीश जी, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरे को दर्द नहीं हो रहा। आप 2004 का मामला उठा रहा हूं मैं। के रूप में मुझसे बात कर रहे हैं या एंकर के रूप में? मैं आपसे एंकर के रूप में बात कर रहा हूं। मेरी निष्पक्षता में सवाल ना उठाए। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपकी कितनी बल्ले तब हुई थी? कितनी बल्ले तब हुई थी बताइए ना। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन कमल कर चुके, मुझे अच्छी तरह याद है। एलके अडवाणी की रिजीम थी, 2008 का ये दौर था। अच्छा, 2004 में किसकी बल्ले हुई थी? आप एक हफ्ते पहले भी डील बता रहे थे भैया। आप तो एक हफ्ते पहले भी डील बता रहे थे। हम तो सुन रहे थे आप बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप कांग्रेस की ए टीम निकल आए। कांग्रेस आपकी बी टीम हो गई। सर मुझे बताइए ना, वो 100 करोड़ का सच क्या है? संबित पात्रा को एक्सपोज करिए ना 100 करोड़ के सच पर। उस वक्त 100 करोड़ के सच पर संबित पात्रा और उनकी पार्टी को एक्सपोज कर दीजिए। अरे मैं आपको मौका दे रहा हूं सर, लाइव मौका दे रहा हूं, एक्सपोज करिए इनको। 100 करोड़ किसने ऑफर दिया, कहां ऑफर दिया, क्या रिकॉर्डिंग है, एक्सपोज करिए। हिट एंड रन नहीं होना चाहिए ना सर, हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बताइए 100 करोड़ कहां से आया सर? सब एक्सपोज हो जाएगा। अमीश, मुझे हंसना पड़ेगा आपके पूरे डिफेंस पर। मैं उम्मीद करता हूं, और ये हंसी स्मृति ईरानी वाली हंसी कहलाई जाएगी। ऐसे ही जज्बात से जब वो एक्सपोज करेंगे हम, आप ऐसा ही जज्बात दिखाएंगे जब। ठीक है संबित पात्रा, ये 100 करोड़ का मामला क्या है? और ऑपरेशन कमल हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है। क्या उसी ऑपरेशन कमल की सहारे है भारतीय जनता पार्टी? एक अंतराल और इस सवाल का जवाब होगा। भदौरिया साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, और भदौरिया साहब के पास मैं सीधा रुख करता हूं। संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, यशवंत देशमुख मेरे साथ बने हुए हैं। भदौरिया साहब, आपने ब्रेक से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि 2019 में मोदी और संबित पात्रा सड़क पर नहीं उतर पाएंगे। क्या हम माने कर्नाटक से आप 2019 को कोई मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज क्या है? व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव? एक चीज मैं जरूर मैसेज देना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं होगा देश के अंदर जब लोकतंत्र की हिफाजत के लिए तमाम लोग एकजुट होंगे। मैं बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए भी, और मैं चाहता हूं
कि आप भी कुलदीप नायर जैसे पत्रकार बने, गुमनाम पत्रकार न बने, जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर जेल रहे। उस 77 के अंदर भारतीय जनसंघ जो अब ये बीजेपी है, उस समय सीपीएम के साथ भी मिलकर सरकार में बनाने में सहयोग किया था। और इसी बीजेपी ने 89 में कांग्रेस को रोकने के लिए उस समय भी सीपीएम के साथ सहयोग किया। देखिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जो लोकतंत्र में यकीन रखने वाली ताकतें हैं, उनको एकजुट होना पड़ता है और वो होंगी। अच्छा, ये 2019 के लिए एकजुटता है। ये जो सवाल बड़ा सीधा सर, मुझे तो कुलदीप नैयर का आपने एग्जांपल दे दिया, मैं भी आपको जेपी का एग्जांपल दे सकता हूं और बाकी लोगों का एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं आपका। आप अपनी मैं तो 19 महीने जेल काट चुका हूं। आप अपनी शख्सियत रखते हैं, आप अपनी बात करिए सर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये 2019 के लिए मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? आपने बड़ा ज्ञानवर्धन कर दिया। 2019 के लिए आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, बताइए ना। नहीं, 2019 के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? अरे भैया, हम तो पूरा परिवार 2019 में, देखिए एक चीज जान लीजिए। हाँ जी, मैं आपने मुझे छेड़ा तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। 1975 में इमरजेंसी में मैं ही अकेले जेल में नहीं था, मेरी माँ भी जेल में थी, मेरे पिता भी जेल में थे, हम सारा पूरा परिवार जेल में था। इसलिए हमको नसीहत मत दीजिए। क्या तो मैंने आपको नसीहत नहीं दी, आप अपने आप से ही नसीहत ले रहे हैं। मैंने तो सवाल 2019 के बारे में पूछा था, आपने कुलदीप नैयर की नसीहत दी थी, दे दी। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। मुझे लगता है कि इस तरह की नसीहतें अपने पास अपनी जेब में रखनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। मैं आगे बढ़ता हूं सर, लेकिन इस समय की ब्रेकिंग खबर है कि कांग्रेस के मीडिया चीफ रणदीप सुरजेवाला कुछ देर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चिदम्बरम भी साथ होंगे और विवेक तन्खा भी साथ होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सीधा ऑपरेशन कमल पर आता हूं। रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में होगी, ये ब्रेकिंग स्टोरी है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। संबित पात्रा, क्या ऑपरेशन कमल का आप सहारा लेंगे? जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन कमल के दौरान भी आपकी 4-5 सीटें कम थी, लेकिन आपने खेल कर दिया था। देखिए, आप ये बताइए, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं या खुद को बचाना चाहते हैं? ये खुद के जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन पॉलिटिकल पार्टीज की चल रही है, ये खुद को बचाने और गांधी परिवार को बचाने की कवायद है। ये लोकतंत्र, ये बंगाल में लोकतंत्र था 4 दिन पहले जब पंचायती राज इलेक्शन में 21 लोग मारे गए। क्या आप इल्लीगल मींस को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ऑपरेशन कमल का रिपीटेशन होगा 2018 में, जो 2008 में हुआ था? वो दानिश भाई कहां चले गए? मैंने सवाल पूछा था, ये लोग बिकाऊ हैं क्या? ये बिकाऊ हैं जो मंडी में बैठे हुए हैं, हम जाके खरीद लेंगे। ये एक बार कह दे कि हाँ हम बिकाऊ हैं, हमारी बोली लग रही है, तो मैं इसका जवाब दूंगा। दूसरी बात है, मैं ये बता रहा था, बंगाल में बम फेंक कर, लोगों की हत्या करके, गर्दन काट करके, बैलेट बॉक्स में आग लगा करके, रेप और मोलेस्टेशन करके इस प्रकार से लोकतंत्र को बचाया जा रहा है। इस बेशर्मी से लोकतंत्र को बचाया जा रहा है। एक शब्द निकलता नहीं है बंगाल में जब लोकतंत्र की हत्या होती है। और यहाँ क्योंकि मोदी जी ने इनको हकीकत दिखा दिया है, देश को लूटने का काम कर रहे थे, अब लूटने का मौका मिल नहीं रहा है, जनता इनको रोज मजा चखा रही है, तो मोदी को रोकने के लिए सड़क में नहीं उतरने देंगे, मजा चखा देंगे। हम मोदी सड़क में कैसे आएगा वो हम देख लेंगे, और वहाँ गुलाम नबी आजाद बोलेंगे खून खराबा हो जाएगा। बिल्कुल दीजिए प्रियंका। नहीं, बिल्कुल मत दीजिए जवाब। लूट का एग्जाम्पल बताती हूँ कि आए दिन तेल के दाम कम हो रहे हैं पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में, पर फिर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से 10 लाख करोड़ अपने पास रखकर आम जनता को राहत नहीं दी है। वो 10 लाख करोड़ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? वो 100 करोड़ जाकर जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको बता दूं, संबित पात्रा को, हो सकता है आपका ईमान और धन बिकाऊ हो, हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है। हमारा ईमान आप लोगों के पैसों के और प्राइस टैग का मोहताज नहीं है। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ अमीश जी, जब आप पे सवाल उठा पत्रकारिता को लेकर, आपने कहा वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। हम भी आपसे यही कह रहे हैं, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। तो आप रोमेश भंडारी, बूटा सिंह पे ना जाकर अभी की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी आपने प्रजातंत्र बचाने की बात कही, यशवंत सिन्हा, आप लोग एक जर्नलिज्म स्कूल में टीचर लग जाइए मैडम, हो सकता है कुछ बेहतर पत्रकार बना पाएं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर थे या नहीं थे? देश के वित्त मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे या नहीं थे? अभी उन्हीं से ट्वीट आया है। मैडम 1987 में जजमेंट मैंने दी थी, 1994 में जजमेंट अमीश देवगुन ने दी थी, 2017 में एससी की जजमेंट अमीश देवगुन ने दी थी।
अमीश मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने देने दिया आपको, 1 मिनट बोलने दिया। आपने तो पत्रकारिता पे मेरे सवाल खड़ा कर दिया, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा मैडम। मैडम मैं देश की जनता नहीं, पहले मैं तो ये बोलता हूँ, इन्होंने कहा बीजेपी का ईमान और धर्म बिका हुआ है। सुन लीजिए प्रियंका जी, हम गांधी परिवार के नहीं हैं जो हमारा धर्म बिका हुआ हो, और ये हम गांधी परिवार के नहीं है जो हमारा ईमान बिका हुआ हो। बिके तो गांधी परिवार के लोग हैं। मेरे पास समय नहीं है। ओके, यशवंत देशमुख, निष्कर्ष क्या है? सिन्हा जी का ट्वीट निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि हर चीज का लब्बो लुआब में 2 जवाब होंगे, एक लीगल और एक मॉरल। ये दोनों ही जो है वो नमक मिर्च जो है अपनी अपनी सुविधा अनुसार। अच्छा, 2019 का गेम है पूरा? नहीं, 2019 का गेम तो पूरा है, स्वाभाविक सी बात है, उसको अलग अलग तरीके से बोला जाए, जिसको लोकतंत्र का जामा पहनाया जा रहा है, ऐसा ही बोला जाए तो वो उसमें और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। देखिए, मैं ये कहूंगा, मैं भदौरिया जी और प्रियंका जी के समर्थन में एक बात बोलूंगा कि 2019 का गेम है तो गलत क्या है? ठीक है, 2019 का गेम है तो उसमें बिल्कुल सही है सर, कोई तो गलती खुल के मैं मैसेज दीजिए ना। 2019 का गेम है। मैं प्रियंका चतुर्वेदी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास अब समय नहीं है, माफी चाहता हूं। प्लेजर हैविंग यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि कर्नाटक का नाटक अभी बाकी है, ब्रेकिंग खबरें अभी बाकी हैं। सुमित तैयार है कर्नाटक पर बड़ी खबर लेके। सुमित, ओवर टू यू।